सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस लेक्चर में हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन। लेकिन अक्षीय स्थिति को पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए आइए मेरे साथ पहले समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव। द्वि का मतलब होता है दो, यानी जो भी है वो दो है। दो क्या है, चलिए मैं एक लेता हूं यहां पर एक धन आवेश प्लस क्यू आवेश जिसका परिमाण क्यू है और ये धनात्मक प्रकृति का है, और यहां पर इसके बहुत ही अल्प दूरी पर उतने ही परिमाण का, देखो ये आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा दूरी, लेकिन वास्तविकता में उतनी दूरी नहीं होती है। ये दूरी बहुत ही कम होती है, बहुत ही अल्प होती है। तो यहां से बहुत ही अल्प दूरी पर, इस प्लस क्यू आवेश से बहुत ही अल्प दूरी पर उतने ही परिमाण का एक माइनस क्यू आवेश है। यानी आपके पास दो आवेश हैं, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, दोनों का परिमाण बराबर है। तो ये बन गया एक निकाय। इस निकाय में खास बात क्या है, इस निकाय में दो आवेश हैं, दो, ये उसी के लिए द्वि लिखा हुआ है, डाई लिखा है ना, डाई मीन्स दो। तो द्वि किसके लिए है, दो आवेशों के लिए है। तो यहां पर दो आवेश हैं, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, लेकिन प्रकृति यानी समझ है ना, नेचर अपोजिट है। एक धन आवेश है तो एक ऋण आवेश है, और ये जो निकाय है इसी निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब आप बताइए क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव। तो आपका जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए, अल्प दूरी पर स्थित, बिल्कुल अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो क्या है विद्युत द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव दो विजातीय आवेशों का निकाय है जिनके परिमाण बराबर हैं और वे एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हैं। ये क्लियर है? क्या है, फिर से बताइए क्या होता है विद्युत द्विध्रुव। दिमाग में थोड़ा सा बैठाइए इन चीजों को। देखिए जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, ये मानिए कि आप अब ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि परिभाषित करिए विद्युत द्विध्रुव क्या है, लेकिन आगे जो हमारा आज का टॉपिक है ना, अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आपको 5 नंबर दिलाएगा एग्जाम में, पूरा का पूरा 5 नंबर दिलाएगा। तो चलिए, तो एक बार फिर से आप जुड़िए मेरे साथ, बताइए क्या है विद्युत द्विध्रुव, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही आसान है, दो आवेश जो विजाती हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, सेम है, नेचर अपोजिट है, इसलिए तो विजाती बोला है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। तो इस निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए एक दो चीजें और, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, मैं उस रेखा की बात नहीं कर रहा हूं, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को कहते हैं अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, उसे कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष। ओके, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2L से दिखाएंगे,
दोनों अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, कहीं पे 2a दिया होगा, कहीं पे 2l दिया होगा, कहीं पे 2r दिया होगा, 2r तो नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा दिखाते हैं हम लोग। यहां पे हम 2l ले रहे हैं, तो ये 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l, आवेशों के बीच की दूरी है 2l, और इसे हम लोग कहते हैं प्रभावकारी लंबाई या द्विध्रुव अक्ष की लंबाई कह सकते हैं आप। तो 2l क्या है भाई, 2l को हम लोग बोलेंगे प्रभावकारी लंबाई, या सिंपली आप द्विध्रुव की लंबाई भी कह सकते हैं, सिंपली वही बोल दो आप, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई, लंबाई ओके, L फॉर लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर, कोई परेशानी यहां पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी आए मुझे कहो, हालात मैं हूं ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर कोई परेशानी होती है तो, वहां पे आपको रिस्पांस मिलेगा, वहां पे आपको जवाब मिलेगा, आपके सवालों का, हर सवालों का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो अभी तो आपने ये पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाई यानी दो। तो अगर दो विजातीय आवेश जिनके परिमाण बराबर हैं, वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसे निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को कहेंगे हम लोग द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव अक्ष, क्या कहेंगे बच्चा, द्विध्रुव अक्ष। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई, 2l से दिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो द्विध्रुव एक निकाय है, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। और अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चलिए समझते हैं क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर यहां पे एक धनावेश है प्लस q, यहां से 2l की दूरी पर एक ऋण आवेश है माइनस q, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों विजातीय हैं, अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इसे हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। और ये लंबाई कितनी है बच्चा, अभी तो बताया था ये लंबाई कितनी है, ये है 2l। तो अब समझिए कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग स्मॉल p से दिखाएंगे, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग स्मॉल p से दिखाएंगे। तो पहले शब्दों में लिखता हूं कि क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण बच्चा, द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या होता है, इज इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लीजिए, एक आवेश कोई सा भी, अरे कोई सा भी लीजिए, दोनों आवेशों का परिमाण तो बराबर ही है, तो दोनों में से कोई सा भी आवेश ले लीजिए, एक आवेश इनटू दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, आप हमेशा क्या लेंगे, लंबवत दूरी लेंगे। बीच की दूरी, ओके। तो अब यहां से आप परिभाषा बना सकते हैं कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ओके। और द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं P से, P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L, P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L। तो अब समझिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव तो एक निकाय है जिसमें दो आवेश होते हैं, दोनों विजातीय आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण बराबर होता है। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये एक भौतिक राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है उन दोनों में से कोई सा भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण। P से दिखाएंगे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L।
और ये एक सदिश राशि है। एक अच्छा पूरा लिखूं क्या? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। यहां पे केवल आप फिजिक्स नहीं सीखेंगे, इंग्लिश में भी फिजिक्स सीखेंगे आप। यही तो मैंने पहले भी बोला था कि आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी सीखते चली जानी है, और मेरा वादा है आपसे एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा आपको। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, जितना मेहनत मैं करता हूं। देखिए भरी दोपहरी में, इस भरी गर्मी में, जिस कमरे में मैं हूं अभी बच्चा, आप यकीन नहीं कर सकेंगे। 10 मिनट अगर आपको इसके अंदर रख दिया जाए तो आपको नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या अभी। ओके, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता, और सफलता का कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता। हार्ड वर्क इज द की। अच्छा, अब बोलेंगे बच्चे, जब दरवाजा नहीं होता तो चाबी का क्या करेंगे? अब दरवाजा तोड़ देंगे मेहनत से, ठीक है। दया का काम यही है, दरवाजा तोड़ना, उसको चाबी की जरूरत नहीं पड़ती है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। तो P इक्वल टू Q इंटू 12। द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करेंगे? एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। पीछे दिखाएंगे, सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। Q तो क्या है? अदिश है, इसी को वेक्टर लेना पड़ेगा 12, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। SI मात्रक क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, SI मात्रक आप खुद बताएंगे मेरे को। चलिए बताइए क्या होगा मात्रक? मात्रक क्या होगा? आवेश है, आवेश का मात्रक लिखेंगे कूलम, कूलम। और ये द्विध्रुव की लंबाई है, लेकिन है तो लंबाई ही ना। लंबाई को किसमें लिखेंगे आप? लंबाई को लिखेंगे मीटर में, यानी कूलम मीटर। तो ऐसा लिखा होगा कैपिटल C इंटू M। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम इंटू मीटर है। तो ये है SI मात्रक किसका? द्विध्रुव आघूर्ण का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और, ये परिभाषा अभी यहां पर बच्चा ही हुआ था, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। ये वही परिभाषा है जो मैंने आपको बताया है। एक बार आपकी सहूलियत के लिए और बता देता हूं। द्विध्रुव के किसी आवेश, कोई सा भी आवेश ले लीजिए, द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, एक सदिश राशि है। हाँ, और बच्चा आपके दिमाग में अभी एक और सवाल होगा कि अगर सदिश राशि है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास दिशा भी होगी। सदिश राशि में दिशा भी होती है, सदिश राशि से दिशा का विज्ञान होता है। तो अगर ये प्लस Q आवेश है, अगर ये माइनस Q आवेश है, तो ये तो बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग ऐसे लिख लेंगे Q इंटू 12। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ये जो P है, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसे आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, यू आर लेट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, और ऐसे ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी सर, ऋण आवेश से धन आवेश तो है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? ये जो अक्ष है उस अक्ष के अनुदिश होगा, अक्ष के अनुदिश होता है, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होता है। तो अभी तक आप क्या समझ गए हैं, क्या समझ चुके हैं? पहले आपको बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उसके बाद आपको समझाया गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है,
और अब देखिए लास्ट लेक्चर में आपने एक बिंदु आवेश के कारण, अगर मान लीजिए यहां पे एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इस ये बिंदु P है ना, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये बिंदु P है। ओके, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर, ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली है। और मैंने क्या बोला था कि ये एक ईटा है जिसे आपको आगे चलकर दीवार खड़ी करनी है। E = 1/4πε0 Q/r²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब क्या करना है, ये जो आपने बनाया है इसमें भी एक धन आवेश है, इसमें भी एक ऋण आवेश है, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है तो आवेश ही ना, ये भी एक बिंदु आवेश है, ये भी एक बिंदु आवेश है। तो अगर कहीं भी किसी भी दूरी पर मैं बात करूं तो इस बिंदु आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होगा, कहीं भी किसी भी दूरी पर इस बिंदु आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होगा, बेशक होगा। इस बिंदु आवेश का भी विद्युत क्षेत्र होगा। अगर मान लो मैं यहीं पे हूं तो इस बिंदु आवेश का एक विद्युत क्षेत्र यहां पे होगा, बेशक होगा। इस बिंदु आवेश का भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, बेशक होगा। तो अब क्या करना है, आपको इस पूरे निकाय के कारण, और ये पूरा निकाय क्या है, ये पूरा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो अब आपको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और ये आप निम्न स्थितियों में कर सकते हैं। पहला कौन सा है बच्चा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है अनुदैर्ध्य स्थिति या इसी को हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति, और सेकंड है अनुप्रस्थ स्थिति या इसी को कहेंगे निरक्षीय स्थिति। ना एक और है किसी भी बिंदु पर, तो किसी भी बिंदु वाला भी हम लोग पढ़ लेंगे। किसी भी बिंदु पर हम लोग स्थिति किसी भी बिंदु पर भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करेंगे, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, और क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर। अक्षीय बोलेगा तो अक्षीय वाला करना है, निरक्षीय बोलेगा तो निरक्षीय वाला करना है। लेकिन साल भर पढ़ने के बाद भी लोग अक्षीय में निरक्षीय का बना के आते हैं, निरक्षीय में अक्षीय का बना के आते हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जो गलतियां आपके पूर्वजों ने की हैं, अभी 1-2 साल अभी जो पास हुए हैं या जो पास होने वाले हैं, वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो मेरे इतना बोलने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर आपको दिला सकता है ये एग्जाम में, और 5 नंबर का मतलब होता है 1% बच्चा। तो चलिए, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, देखिए अक्षीय स्थिति को तो आप बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अनुदैर्ध्य को बोलते हैं एंड ऑन, हालांकि है दोनों एक ही चीज। अनुदैर्ध्य बोलिए या अक्षीय बोलिए, एंड ऑन बोलिए या एक्सियल बोलिए, एक ही चीज है। अनुप्रस्थ स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन या इसी को क्या बोलते हैं आप, एक्सियल बच्चा, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन या फिर यही है एक्सियल पोजीशन, या इसी को बोलिए अक्षीय स्थिति, या इसी को बोलिए निरक्षीय, निरक्षीय नहीं, इसी को बोलते हैं भावनाओं में बह जाना। निरक्षीय अलग होता है। अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति या एंड ऑन बोलो या एक्सियल पोजीशन बोलो, सब एक ही चीज है। तो अब
आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात तो करनी है, लेकिन पहले पता होना चाहिए ना ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी परिस्थिति है। तो समझ लो बच्चा, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वो कहां पर हो, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है। तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। बिल्कुल बहुत आसान है समझना। ये हो जाएगा एक आवेश, ये हो गया दूसरा आवेश, इसको मैंने प्लस क्यू ले लिया, इसको मैंने माइनस क्यू ले लिया, इसका मैं नाम ले लेता हूं ए बी। इस द्विध्रुव को मैंने नाम दे दिया, इस प्यार को मैंने एक नाम दे दिया ए बी। प्यार को क्या नाम देंगे, प्यार को क्या नाम, इस प्यार को क्या नाम दूं, द्विध्रुव अक्ष नहीं द्विध्रुव, ओनली द्विध्रुव। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सब लफड़ों में फंसना नहीं चाहिए आदमी को, लेकिन एक बार फंस के देख भी लेना चाहिए कि क्यों नहीं फंसना चाहिए। एक बार फंस के देख भी लेना चाहिए कि क्यों नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, वो कहा है किसी शायर ने कि हर एक को यहां पर ठोकरों की जरूरत है, हर एक को यहां पर ठोकरों की जरूरत है। कौन महज बस बातों से सीख पाता है। सही बात है, केवल बातों से कोई नहीं समझता, ठोकर खाने के बाद ही लोगों को अकल आता है। हिना रंग लाती है पत्थर से घिस जाने के बाद, हिना यानी मेहंदी, हिना रंग लाती है पत्थर से घिस जाने के बाद, और इंसान होश में आता है ठोकर खाने के बाद। ठोकर जरूरी है यार। तो चलिए ए बी विद्युत द्विध्रुव हो गया जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है। और अब देखिए एक बिंदु जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो कहां पर होगा, तब आप उसको अक्षीय स्थिति बोलेंगे। ये जो अक्ष है इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, जहां तक ले जाना ले जाइए। आप अक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, आप इधर भी अक्ष को आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी अक्ष आगे जा सकता है, इधर भी अक्ष आगे जा सकता है। और अब आप क्या करते हैं, अच्छा ये इसका जो है मध्य बिंदु O है ना, मध्य बिंदु O है। ये लंबाई कितनी है बच्चा, ये लंबाई 2L है, ये है लंबाई 2L, ये L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, बिंदु जो है इस द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पे होती है, कहीं भी किसी भी दूरी पर। मान लो R दूरी पर है, R दूरी पर है बिंदु P। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये जो परिस्थिति है, ये जो हालात है, ये स्थिति जो है ये कहलाती है अक्षीय स्थिति। देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, अक्षीय यानी अक्ष पर। देखो यहां भी हो सकता है बिंदु, कहीं भी हो सकता है, बोला है ना कहीं भी हो सकता है, ये नहीं कि बाहर ही होगा। बिंदु यहां भी दे सकता है, बिंदु यहां भी दे सकता है, बिंदु यहां भी दे सकता है। इस अक्ष पर कहीं भी हो सकता है बिंदु आपका। अगर पहली बात तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। और आप ये कहां कहां कर सकते हैं, आप अक्षीय में कर सकते हैं, निरक्षीय में कर सकते हैं, और एनी पोजीशन भी है, किसी भी बिंदु पर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं अक्षीय स्थिति की। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, बिंदु जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो उस द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पे होता है। और दूरी आपने कहां से लेनी है, दूरी आपने द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेनी है, O से लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से जुड़ जाइए मेरे साथ। चलो एक एक चीज जो आपको एग्जाम में लिखना होता है, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपको किसी भी बुक को प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हम लोग IIT JEE और नीट के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर से जो भी कॉन्सेप्ट होगा जो IIT JEE और नीट के लिए हमको मदद करेगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये किसकी प्रिपरेशन चल रही है, अभी ये प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम की। ओके, तो चलो भाई कैसे लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं, और आप वैसे ही लिखते जाएंगे। सबसे पहले आप जो मैं बोलूंगा वो आपको लिखना है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो लेक्चर वैसे ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। चलिए तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है
माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिसकी लंबाई कितनी है बच्चा? लंबाई है 2L, लंबाई है 2L, यही तो है ना। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? स्मॉल p है। कैसे लिखेंगे आप? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ओके, इसकी लंबाई 2L है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, याद रखिएगा। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P है, Q इंटू 2L। और अब इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसके अक्ष पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है एक बिंदु P, जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु है कहां? बता दिया गया है आपको। बिंदु है उसके अक्ष पर, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, उसके अक्ष पर है, इसीलिए आप इसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। ओके बच्चा, चलें आगे बढ़ें। चलिए अब थोड़ा सा ज्योमेट्री देख लेते हैं। ये L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। ओके, मुझे ये लंबाई चाहिए होगी, मैंने भविष्य देखा है। ये लंबाई बताइएगा आप कितना होगा। मुझे ये दूरी भी चाहिए होगी, चलिए बताइए कितना होगा, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए बताइए, ए से इस बिंदु P की दूरी कितनी होगी? क्या इसे मैं R माइनस L लिख सकता हूं? बेशक लिख लूंगा। यहां से इसकी दूरी R है, यहां से इसकी दूरी L है, तो अगर आप इस R में से इस L को घटा देंगे, अगर इस पूरे R में से इस L को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? R माइनस L मिलेगा। आसान है ना। यहां पे आपको कंफ्यूजन होती है, लेकिन फंसना नहीं है। यहां से दूरी आपको कितनी हो जाएगी? R माइनस L मिलेगी। क्यों मिलेगी R माइनस L? क्योंकि यहां से इस बिंदु P की दूरी है स्मॉल r, यहां से इसकी दूरी है L, तो अगर इस R में से इस L को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा R माइनस L। और यहां से इसकी दूरी R है, यहां से इसकी दूरी L है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। तो मैं यहां पे क्या बता दिया हूं आपको कि AP इक्वल टू है R माइनस L, BP इक्वल टू है R प्लस L। कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ओके, AP इक्वल टू R माइनस L, BP इक्वल टू R प्लस L हो जाएगा। और अब देखिए क्या करना है आपको। इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु P पर, तो पहले आप क्या करेंगे? इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। एक बिंदु आवेश है ना, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहले इतना तो कर लो, पहले इतना करो। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां पर? बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको मैं नाम दे रहा हूं E1, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश है Q, दूरी कितनी है? AP है ना, AP का स्क्वायर हो जाएगा, और इस AP का वैल्यू मैं बता चुका हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP, यानी कि R माइनस L, R माइनस L का स्क्वायर। लेकिन है ये विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। डायरेक्शन बताना पड़ेगा आपको, दिशा बताइए। इस E1 की दिशा क्या होगी? तो मैंने आपको सिखाया था बच्चा कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा E1 का। ओके, यानी किधर से किधर की तरफ? A से P की तरफ, A से P की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1। E1 की दिशा क्या है? A से P की तरफ है।
क्योंकि विद्युत क्षेत्र धन आवेश से निकलता है। डजंट मैटर यहां पे क्या है, लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहां तो केवल बिंदु ही है, उसमें समझना क्या है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ए से पी की तरफ होगा। ओके, चलिए ये भी काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं, मुझे जगह चाहिए होगा, जगह 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 यानी स्पेस चाहिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या किया है, इस P पर इस प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला है पहले। अब क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको नाम दे दीजिए E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q है, डिस्टेंस कितना है B से P, BP स्क्वायर, और BP की वैल्यू मैंने आपको बताई है ना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP कितना है, R प्लस L है, R प्लस L का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ओके, डायरेक्शन बताओ, ये बिंदु P है, ये ऋण आवेश है, माइनस है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, माइनस की तरफ आता है, धन आवेश से निकलता है, माइनस की तरफ आता है, यानी इस आवेश के कारण यहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा E2, ये इधर की तरफ होगा। इसको मैं ब्लू कर दूं, आज ब्लू है पानी पानी, ब्लू या फिर लाल भी बुरा नहीं है, ये ले लो E2। ओके, तो E2 का डायरेक्शन क्या है, E2 का डायरेक्शन है P से B की तरफ, P से B की तरफ। कोई यहां पे ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, E1 आपने निकाला, E1 इस प्लस Q का विद्युत क्षेत्र है, E2 इस माइनस Q का विद्युत क्षेत्र है, प्लस से निकलता है तो A से P की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ आता है तो P से B की तरफ आएगा, तो E1 E2। और अब जरा ध्यान दीजिए कि बिंदु P पर, एट पॉइंट P, बिंदु P पर, यह बिंदु P है, इस बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र कार्यरत हैं, एक है E1 और एक है E2, एक है E1 एक है E2। बिंदु P पर, यह भी आपको लिखना होता है कि बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, दोनों की क्रिया रेखा एक ही है, दोनों एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, दोनों की क्रिया रेखा एक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इधर काम कर रहा है और एक इधर काम कर रहा है, दोनों की क्रिया रेखा एक ही है, एक ही लाइन में काम कर रहे हैं। ओके, तो बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, दोनों की क्रिया रेखा एक ही है, लेकिन दिशा विपरीत है। इसको मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप वीडियो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाना। बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र, दो विद्युत क्षेत्र कार्यरत हैं। ओके, बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र कार्यरत हैं, दोनों की क्रिया रेखा, दोनों की क्रिया रेखा एक है, परंतु दिशा विपरीत है, परंतु दिशा विपरीत है, परंतु दिशा विपरीत है। ओके, तो बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र काम करते हैं, दोनों की क्रिया रेखा एक है लेकिन दिशा विपरीत है, तब परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा बच्चा, परिणामी तीव्रता कैपिटल E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। अब आप बोलोगे परिणामी के लिए तो जोड़ते तब हैं जब दिशा एक होती है, और जब दिशा विपरीत है तो क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो जो परिणामी तीव्रता होगा वो E1 माइनस E2 होगा। अब सवाल ये आता है कि E1 माइनस E2 क्यों होगा, E2 माइनस E1 क्यों नहीं होगा। देखो बच्चा, ये जो प्लस Q आवेश है ये बिंदु P के ज्यादा पास है ना,
और दूरी कम है तो इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, इसकी तीव्रता कम होगी, क्योंकि ये जो ऋण आवेश है इस धन आवेश की तुलना में ज़्यादा दूर है, यानी इसका प्रभाव इसकी तुलना में यहाँ पर कम है। इस धन आवेश का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा है, यानी E1 बड़ा है E2 से, इसलिए आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये Q अपॉन कितने का स्क्वायर है, R माइनस L का स्क्वायर है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q है और ये R प्लस L का स्क्वायर है। E1 माइनस E2। और जिन बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है फटाक 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 से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको दिक्कत है ये अब लेक्चर उनके लिए है। आराम से स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप कॉमन निकालिए। कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा बच्चा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी तो कॉमन है तो ये आ गया बाहर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। तो बचा क्या, बच गया 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू मिल रहा है आपको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या कर सकता हूं मैं, एलसीएम ले सकता हूं, ये इधर इंटू होगा, ये इधर इंटू होगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये R माइनस L का स्क्वायर है, ये R प्लस L का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग R माइनस L, R प्लस L और ऐसा होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बच्चा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, और ये ब्रैकेट यहां पे बंद हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़े दोस्त, चलिए आगे बढ़े। तो कैपिटल E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ध्यान दीजिएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस है तो माइनस को यहां पे रहने दो, माइनस को रहने दो। ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ब्रैकेट बंद रखिए, इसको भी ब्रैकेट में ही रख दो अभी फिलहाल, डिवाइडेड बाई ये A माइनस बी है, ये A प्लस बी है, A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी ये मिल जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और होल स्क्वायर पहले से है, ये A माइनस बी है, ये A प्लस बी है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर पहले से है। ओके, और अब चलिए नेक्स्ट पेज में जाना है आपको। कैपिटल E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ब्रैकेट ओपन किया है मैंने, ब्रैकेट ओपन करो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर काटिए, क्या क्या कटेगा, R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर कट गया। कोई दिक्कत यहां पर, काटने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ो, कर लोगे यहां तक। कैपिटल E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2RL 4RL हो गया, और ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा है कुछ। और अब मैं चलने वाला हूं अपनी अगली चाल, जहां पे आगे लोग फंस जाते हैं। इसके बाद लोगों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। करना ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो 4 है ना, इसमें से 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो,
कैसे हो जाएगा, ये 2r अलग हो गया, 2r अलग हो गया। और अच्छा अब ऐसे समझ लीजिए कि RL है, 4 तो RL है ना, तो इस 4 में से 2 R को दे दो और 2 इस L को दे दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा। 4 में से 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, और इस Q को ला के यहां पे इंटू कर लीजिए, Q इंटू 2L, ये Q यहां जाके इंटू हो गया। और अब आपको याद होगा, कर याद ओ जमाना मेरे प्यार का नहीं, अभी जो पीछे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया आपको, Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L होता है P, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही तो है आपका आंसर, जिसके लिए इतना संघर्ष किया है। कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, और अब देखिए विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी जान लीजिए। इसकी दिशा होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर वेक्टर P कैप। और P कैप क्या है, P कैप सदिश P के अनुदिश, या सिंपली आप P के अनुदिश लिख सकते हो, P के अनुदिश लिख लो, P के अनुदिश एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, सदिश है, यानी जो डायरेक्शन, जो दिशा इस P का है, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P क्या है, P द्विध्रुव आघूर्ण है, जो एक सदिश राशि है, बताया था आपको। तो जो दिशा इस P की होगी वही दिशा इस E की भी होगी। P की दिशा क्या है, अब जरा देखो, देखो कहाँ गया, यहां भी मिलेगा आपको। अच्छा ये याद रखना, ये कैपिटल पॉइंट P है ना, ये वाला P नहीं है, ये कैपिटल पॉइंट P है। अब देखो स्मॉल p जो कि द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, यही होगी ना, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन है किसका, वेक्टर P का, माइनस से प्लस की तरफ। तो अब देखिए E1 बड़ा है E2 से, तो जो परिणामी आएगा वो E1 के डायरेक्शन में ही तो होगा, यानी कि जो परिणामी है वो भी किसके दिशा में है, इस P की दिशा में ही है। तो ये आपको याद रखना है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी दिशा में होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं लिख देता हूं इसको, अर्थात अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, कि दिशा में ही होती है, में ही होती है, यानी कहां से कहां, माइनस Q से किसकी तरफ, प्लस P, प्लस Q की तरफ। ओके, ये याद रखेंगे आप। अक्षीय स्थिति में ये जो मैंने लिखा है ये परिमाण है, ये जो लिखा है वो वेक्टर फॉर्म में है, सदिश रूप में है, जिससे ये आपको पता चल रहा है कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा किसके अनुदिश होती है, द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश ही होती है। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। ठीक है, और अब मैं एक स्पेशल केस लगा रहा हूं। ओके, स्पेशल केस, स्पेशल केस लगा रहा हूं। क्या है स्पेशल केस, अगर बिंदु बहुत दूर स्थित हो और द्विध्रुव बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि R इज बहुत बड़ा L से,
आर इज बहुत बड़ा किससे, एल से। अगर मान लीजिए ये आपका द्विध्रुव है, सब पीला ही पीला हो जा रहा है, थोड़ा सा हरा भी हो जाए। अगर मान लीजिए ये द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, छोटा सा लंबाई एल है, लेकिन जो बिंदु है वो कितने दूरी पे है, बहुत दूर पे है। उधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, तो मैं इधर चलता हूं, ये इधर कहीं पॉइंट पे है, बहुत दूर है। यानी आर जो है वो बहुत बड़ा है किससे, एल से। और जब आर बहुत बड़ा होगा एल से, यानी कि नीचे में यानी कि हर में इस एल के होने या न होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एल का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। अगर वो आर की तुलना में बहुत नगण्य है, तो बहुत छोटा है, तो आप क्या करेंगे, एल की उपेक्षा करने पर, एल की उपेक्षा करने पर, एल की उपेक्षा करने पर जब आप एल को नगण्य मान लेंगे तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन r स्क्वायर माइनस 0। एल को मैं नगण्य मान लिया हूं, तो एक काम करता हूं, डायरेक्ट कर देता हूं। ये स्क्वायर है, यानी डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, r का पावर 4 हो जाएगा। ढंग से लिख दूं क्या, ढंग से लिख देता हूं, r का 4 हो जाएगा, एक r कट जाएगा, यानी E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये है, और ये फॉर्मूला ही चलेगा, क्योंकि द्विध्रुव हमेशा छोटा ही होता है और जो बिंदु है वो काफी दूर होता है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये क्या है, ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जब द्विध्रुव बहुत छोटा है और बिंदु बहुत दूर पर स्थित है। कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला याद रखिएगा आप। ओके, सही है। तो चलिए बताइए आज के लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में काफी चीजें पढ़ी हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उसके बाद आपने जाना द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसके बाद आपने अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, और यहां तक आप पहुंचे हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और आपको पता है कि नया टॉपिक क्या है, निरक्षीय स्थिति। मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक में, तब तक के लिए अलविदा।